नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड के 4 नेताओं के भाग्य का फैसला होना था। इन 4 नेताओं में 2 को बम्पर जीत हासिल हुई है और 2 नेता खाली हाथ रह गए हैं। कौन हैं ये 4 नेता, इनका इतिहास क्या है, सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि खबर को आखिरी तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो साथियों, कई लोग इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली के चुनाव नतीजे कब आएंगे। तस्वीर को तभी वह स्पष्ट कर देंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आई और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही बीजेपी का करेगा। लेकिन यह चुनाव ऐसा था, उसमें उत्तराखंड के 4 नेताओं के भाग्य का भी फैसला होना था। सबसे पहले आपको बता दूं कि मोहन सिंह बिष्ट उत्तराखंड मूल के हैं। दिल्ली में करावल नगर से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटा और उन्हें उनके पड़ोस की मुस्तफाबाद सीट पर टिकट दे दिया और मोहन सिंह बिष्ट यहां पर भी 22,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के सिंबल पर ही 5 बार विधायक चुने गए हैं और मोहन सिंह बिष्ट की सबसे खास बात यह है कि वह जब बीजेपी सिमटकर 8 सीटों पर रह गई थी तो उनमें से एक नाम मोहन सिंह बिष्ट का भी था। उत्तराखंड मूल के मोहन सिंह बिष्ट ने अपनी दमदार उपस्थिति मुस्तफाबाद विधानसभा चुनाव जीतकर दिखा ही दी है। मोहन सिंह बिष्ट ने वादा भी किया था अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को कि वहां से वह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर वह चुनाव जीत जाएंगे तो चुनाव जीतने के 1 महीने के भीतर मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम या उस क्षेत्र का नाम वह शिवनगर या शिवपुरी रख देंगे। अब मोहन सिंह बिष्ट उसमें कितने कामयाब होंगे ये तो वही या फिर बीजेपी ही जानती होगी, लेकिन उन्होंने वादा किया था तो जनता ने भारी मतों से मोहन सिंह बिष्ट को चुनाव जिता भी दिया है। एक और प्रत्याशी हैं रविंदर सिंह नेगी। पटपड़गंज विधानसभा से चुनाव के मैदान में वह थे। पिछला विधानसभा चुनाव 2020 में वो 3,000 के अंतर से चुनाव को हार गए थे और उस समय उनके विपक्ष में मनीष सिसोदिया थे, यानी मनीष सिसोदिया ने उन्हें 3,000 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया तो पहुंच गए जंगपुरा और वहां से भी वह चुनाव हार गए लगभग 600 वोटों से। लेकिन रविंदर सिंह नेगी ने 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। रविंदर सिंह के सामने एक जाना पहचाना चेहरा था जिनको शिक्षक कहते हैं और जो दावा करते हैं कि उनके पढ़ाए हुए सैकड़ों हजारों स्टूडेंट IAS और IPS बने हैं। उनका नाम है अवध ओझा। इनकी चुनाव में ही एंट्री हुई थी आम आदमी पार्टी में और अवध ओझा को पड़पड़गंज सीट से लड़ने को कहा गया था। समझ लीजिए कि अवध ओझा उसी समय फंस गए थे और रविंद्र सिंह नेगी के आगे अवध ओझा टिक भी नहीं सके। तो उत्तराखंड मूल के 2 विधायक दिल्ली विधानसभा में पहुंच गए हैं। ये बीजेपी के खाते में एक बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी के टिकट से ये दोनों ही चुनाव जीते हैं। लेकिन एक बड़े नेता उत्तराखंड की राजनीति में जो लगातार सक्रिय रहे हैं, अभी भी हैं, उनका नाम है दुष्यंत गौतम। उत्तराखंड बीजेपी के वह प्रभारी हैं। इन्हें बड़ा नेता भी माना जाता है और ये राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन जब इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया तो ये टाएं फिस हो गए। इनका चुनाव प्रचार करने के लिए पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। करोल बाग विधानसभा सीट से इन्हें टिकट दिया गया था। यह वह क्षेत्र है जहां संघ RSS का दफ्तर है और बड़ा दबदबा RSS का वहां पर होता है। लेकिन दुष्यंत गौतम को जीत बीजेपी का समर्थन दिला पाया, न संघ का सहयोग ही दिला पाया। बहुत प्रचार प्रसार हुआ लेकिन दुष्यंत गौतम सीट हार गए। दुष्यंत गौतम उत्तराखंड की राजनीति में बेहद सक्रिय हैं। इनके इशारे पर उत्तराखंड में टिकट तक बांटे जाते हैं। कई नेताओं को ठिकाने लगाया जाता है, कई नेताओं का कद बढ़ाया जाता है। लेकिन जब चुनावी राजनीति में खुद दुष्यंत गौतम मैदान में उतरे तो उन्हें वहां की जनता ने ही ठिकाने लगा दिया। अब देखना यह है कि बीजेपी दुष्यंत गौतम को किस तरीके का दांव भविष्य में खेलती है। वो प्रदेश प्रभारी तो हैं ही, उत्तराखंड राज्यसभा में भी है। उनको और क्या जिम्मेदारी पार्टी देगी, यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे उत्तराखंड के संगठन में बदलाव की बात कही जा रही है या हो सकता है कि नई कार्यकारिणी रिपीट भी हो जाए। लेकिन दुष्यंत गौतम की क्या भूमिका होगी यह भी देखना होगा। उत्तराखंड की राजनीति में एक और नाम था, बड़ा विवादास्पद नाम हुआ करता था। उनका नाम था देवेंद्र यादव। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी होते थे और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेताओं से कभी देवेंद्र यादव की पटी ही नहीं। देवेंद्र यादव उत्तराखंड कांग्रेस में अपना दबदबा बनाने की कोशिश किया करते थे, अपनी चलाने की ही कोशिश करते थे और जब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता विरोध करते तो खींचतान पार्टी में ऊपर तक पहुंचती थी और पार्टी यानी कि उत्तराखंड कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान होता था।
देवेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस को जितना फायदा देना था उतना नहीं दिया, बल्कि उत्तराखंड कांग्रेस को गर्त में ले जाने के देवेंद्र यादव की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वह अपने चहेतों को एडजस्ट करने और जो उनके समकक्ष या सीनियर थे उनको ठिकाने लगाने की राजनीति देवेंद्र यादव किया करते थे। उनमें कई बार यह उत्तराखंड में सफल भी हुए, लेकिन एक बदली सीट है दिल्ली की, वहाँ से यह एक बार शायद पहले विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार वह गच्चा खा गए। लगभग 7,500 वोटों से वह अपना चुनाव हार गए हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति के दो बड़े दिग्गज जिनको कहा जाता था जो कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे, वह चुनाव हार गए। एक बीजेपी के प्रभारी वर्तमान में हैं, वो भी बड़े अंतर से चुनाव हार गए हैं। लेकिन जो जमीन पर रहकर चुनाव लड़ते हैं वो दोनों लोग रविंदर सिंह नेगी पड़पड़गंज से और मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद से चुनाव जीत गए हैं। आपको पता ही होगा कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार गए हैं। मनीष सिसोदिया भी 600 वोटों के अंतर से जंगपुरा से विधानसभा चुनाव जो सीट है वह हार गए हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि बीजेपी किसे अपना अगला मुख्यमंत्री बनाएगी। रमेश बिधूड़ी का नाम भी जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा था, लेकिन रमेश बिधूड़ी अपना चुनाव हार गए हैं। और अब देखना यह है कि दिल्ली की राजनीति आगे क्या क्या खेल खेलती है, किस किस को ठिकाने लगाया जाता है, और जनता ने जिनको ठिकाने लगा दिया है अब वो विधानसभा के बजाय सड़क पर उतरकर किस तरीके से अपनी पार्टी को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के हाथ तो खाली हैं, विधानसभा के बाहर, संसद के बाहर, सड़क पर वो क्या प्रदर्शन करेगी यह देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।